सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान अध्यापक साथियों एवं प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। परीक्षा तैयारी श्रृंखला भाग 4 पत्र लेखन में पत्र लिखने में ध्यान रखने योग्य बातों को हम बताएंगे। इससे पहले आप अन्य श्रृंखलाओं में 3 और 2 में आप सीख चुके हैं। जैसे प्रथम में आपने पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इसको पत्र लेखन में सीखा। उसके बाद आपने पत्र लेखन भाग 2 में औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझा। उसके बाद आपने पत्र लेखन भाग 3 के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रथम व अंतिम संबोधन के साथ सीखा कि प्रथम संबोधन किस प्रकार लिखा जाएगा, अंतिम संबोधन किस प्रकार होगा। और आज हम बात करते हैं परीक्षा तैयारी श्रृंखला भाग 4 में पत्र लेखन के साथ, जिसमें पत्र लेखन में होने वाली सावधानियों का जिक्र करते हैं। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। अब बात करते हैं पत्र लेखन में सावधानियों की। जैसा हमने बताया कि अब हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। पत्र लेखन की विधा को समझा रहे हैं, जो आपको विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से या अन्य समसामयिक दृष्टि से, या जो आज विलुप्त हो रही जो हमारी पत्र लेखन की विधा है, संपदा है, इसकी ओर हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि पत्र लेखन को हमें जीवित रखना है। तो पत्र लेखन की विधा में जो मुख्य बातें हैं, पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, इस पर हम चर्चा करते हैं। वास्तव में पत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पत्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, वो कैसे परिवेश में रह रहा है, कैसा उसका मानसिक स्तर है, कैसा उसका बौद्धिक स्तर है, कैसी उसकी भावनाएं हैं। ये सब पाठक के हृदय में उजागर हो जाता है। हमने क्रोध में लिखा है किसी को तो वो उजागर हो जाता है, हमने किसी को प्रेम में लिखा है तो प्रेम उजागर हो जाता है, हमने सहानुभूति में लिखा है तो सहानुभूति उजागर हो जाती है, शोक संवेदना में लिखा है तो शोक संवेदना। तो शब्दों का चयन भी उसी प्रकार का होना चाहिए। शोक संवेदना लिख रहे हैं और हमने शब्दों का चयन अलग ढंग से कर दिया तो वहां आग लग जाएगी, कहेंगे क्या बता दिया इसने, क्या कह दिया। ऐसे ही किसी की शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, अब शोक संदेश वाला याद किया था वो बता दिया, वहां बोल दिया, वो लिख दिया। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कहां पर शब्दों का चयन किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए पत्रों का बार बार पढ़ा जाना, अपनी डिक्शनरी को तैयार करना, शब्द चयन, बढ़िया शब्दों को तैयार करना, सीखना, ये बहुत आवश्यक है। तो इसी दृष्टि से मैं आज आपको जो है पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातों को बता रहा हूं। सबसे पहले है सर्वप्रथम भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट तथा पाठक की योग्यता। पाठक की योग्यता का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसका भाषाई कौशल। अब हमने अंग्रेजी में लिख दिया और जिसको लिख रहे हैं उसको आती नहीं, उसको हिंदी आती है, या कोई हमारा माना तमिल का दोस्त है, उन्होंने हमें अपनी विद्वता दिखाने के लिए तमिल में लिख दिया, हम यहाँ किससे पढ़वाएंगे भाई। तो ये भी ध्यान रखना होगा। या अपनी माता जी को लिख रहे हैं, बूढ़ी माता को लिख रहे हैं चिट्ठी, उसमें अंग्रेजी में लिख दिया। तो ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाषाई योग्यता का भी ध्यान पाठक का रखना पड़ता है जिसको हम भेज रहे हैं। और जानकारी, उसको उस विषय में तो जानकारी हो ही, साथ में उन शब्दों की भी जानकारी हो। मैं आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं जिसमें उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। एक बार हमारे गांव की बात है, शायद कहीं की बात है, मुझे ध्यान आ रहा है अभी। उन्होंने पत्र में उन्होंने लिखा था मैं दिवाली में आऊंगा, पहले पत्र में। तो माँ बाप खुश, बूढ़े माँ बाप खुश, सभी खुश, गांव वाले। अब उनको छुट्टियां नहीं मिली। उन्होंने पत्र में फिर लिख दिया दोबारा कि विलंब पड़ जाने के कारण मैं नहीं आ सकता हूं, विलंब शब्द लिख दिया। अब गांव वालों को विलंब का अर्थ ही मालूम नहीं, गांव में तहलका मच गया, उनको तो विलंब पड़ गया। मतलब जैसे बाई पड़ जाता है किसी को, फालिश पड़ जाता है, वो दिमाग में आया सब, अरे विलंब पड़ गया, वो नहीं आ पाया, उनका लड़का नहीं आ पाया, विलंब पड़ गया, वहां तो विलंब पड़ गया। तो विलंब का अर्थ क्या था कि कुछ देरी हो रही है, अर्थात मुझे अवकाश नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसने लिख दिया मुझे विलंब। तो शब्दों का चयन भी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार और उसकी समझ या जानकारी के अनुरूप ही होने चाहिए। ध्यान रखने की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने अपनी विद्वता के लिए बड़े ऐसे शब्द डाल दिए, क्लिष्ट शब्द डाल दिए, कठिन शब्द डाल दिए कि पाठक को समझ में नहीं आया, उसने अर्थ का अनर्थ कर डाला। बहुत बार ऐसे होते हैं। और अगर बाय चांस कोई ऐसा होता है उसने क्रोधवश लिख दिया, सब जानता है क्रोधवश लिख दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर बचाए
जो पाठक है वो बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, ताकि वो समझ जाए इन्होंने भी क्रोध में लिखा है, जब इनका क्रोध शांत हो जाएगा तो ये सहज और स्वाभाविक मित्र है मेरे, और स्वाभाविक या भाई है मेरा स्वाभाविक, इसने लिख दिया, मेरा बेटा है, स्वाभाविक बालकों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, उसने लिख दिया है, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब इसको अकल आएगी, ठीक कर लेगा, अपने को सुधार लेगा, या मैं इसको प्यार से समझाऊंगा, ऐसा भाव फिर पाठक के अंदर चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, भाषा क्लिष्ट व बोझिल न हो। ये जैसे मैंने बताया कि उन्होंने विलंब पर जो है बिल्कुल वो कर दिया कि विलंब हो गया है, और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। तो भाषा क्लिष्ट न हो, क्लिष्ट मतलब एकदम कठिन न हो, परेशान करने वाली न हो, टेढ़ी न हो, जिससे समझ में ना आए या अर्थ का दूसरा अर्थ निकल जाए, ऐसा न हो। और बोझिल भी न हो, बोझिल मतलब एक ही भाषा का प्रयोग किए जा रहे हैं और पाठक को लग रहा है कोई नई बात तो है नहीं, ये ठीक है, रोज ही लिखता है मैंने खा लिया, जैसे फोन में अक्सर बात करते हैं, तूने खा लिया, मैंने खा लिया, क्या सब्जी बनी, ये बनी, अच्छा और कौन कौन सो गया घर में, कौन पढ़ रहा है, फोन में यही बातें होती है आजकल अधिकांश आप देखते हैं। तो ये बोझिल बातें हैं। इसका अगर कोई विद्वान बैठा होगा, विद्वान को बात करनी होगी, वो ऐसी बात इतनी देर तक नहीं कर पाएगा। तो बोझ ऐसे पढ़ने के लिए भी है, पाठक उतनी देर तक आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, तो बोझिल बातें भी न हो। और पत्र लेखन में सावधानी रखना आवश्यक है। ये सारी बातों के साथ साथ सावधानियां अर्थात जो मैं बता रहा हूँ, इनको मैं पुनः अंडरलाइन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ताकि जो है आप सावधानी रखना कहने का मतलब यह है, सावधानी का मतलब यह है इसमें हर चीज की सावधानी, सहज सरल स्पष्ट भाषा, भावोत्पादक भाषा, प्रभावशाली भाषा, इन सब का ध्यान, और लेख का इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो वहां पर उपयुक्त हो रहा है, जो शब्द जहां पर आना चाहिए वहां पर वही शब्द सटीक बिल्कुल जो वहां पर बैठना है। ये नहीं कि हमने भाषा में अपनी विद्वता दिखाने के लिए मैं जो है अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो और मधुर लिखना चाहिए, मधुर का मतलब मीठी वाणी का, ऐसा लगना चाहिए कि मेरे सामने बैठा है, जो मेरे को लिख रहा है मेरे सामने है। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, जो पत्र पढ़ते उसका चेहरा भी आ जाता है, उसमें दिखा देते हैं फिल्मों में। तो ये भाव आना चाहिए पाठक के हृदय में कि ये मेरे पास ही बैठा है, इस प्रकार से, और घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। बहुत उदाहरण है कि मतलब साफ स्पष्ट लिखना चाहिए। एक बार एक चुटकुला भी है, एक ने अच्छे स्कूल में डाला, उसके पापा ने उसको स्कूल में डाला, तो वहां वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो उसने कहा, अंग्रेजी में लिखा, परम पूजनीय पिताजी के चरण स्पर्श प्रणाम, सब लिखा। बाद में उसको लिखा, यार मैं रजाई को क्या कहते होंगे, अब जाड़ों के दिन था, रजाई लिखनी थी। वो बगल में गया तो दोस्त से पूछा, रजाई को क्या कहते हैं यार अंग्रेजी में। उसने सोचा लुगाई कह रहा, लुगाई पत्नी को कहते हैं हमारे यूपी बिहार या अन्य क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में। तो उसने बता दिया वाइफ, WIF वाइफ, उसने लिख दिया, परम पूजनीय पिताजी अब जाड़ा हो रहा है, मुझे वाइफ की जरूरत है, आप तो वाइफ की व्यवस्था नहीं कर, तो मैं ही कर लूंगा, मुझे पैसे भेज दो। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ होगा, उस पत्र का हश्र क्या हुआ होगा। इस प्रकार से लिखने का भी अपना एक वो होता है। ऐसी एक बार एक बोलने में भी ऐसी होता है, एक बार एक व्यक्ति ने जो है बाहर से आया और अपनी माँ को बताया, खाना खाने लग गया, तो अंग्रेजी में बोलने लगा। माँ अनपढ़ बेचारी, क्या जाने अंग्रेजी भाई। बोला मुझे, उसको चाहिए था 2 डाड़ू दाल, डाड़ू होता है हमारे यहाँ जिससे निकालते हैं करची, उससे 2 डाड़ू दाल मांगना चाहता। मैंने कहा, ओ मॉम डैम फुल, 2 डैम फुल, ऐसे बोला, ओ मॉम 2 डैम फुल, भात खाते खाते। उसकी माँ के समझ में नहीं आया, उसकी अरे उनका क्या चाहिए, बोला डैम फुल, अर्थात डैम फुल मतलब 2 डाड़ू दाल दे। माँ को समझ नहीं आया, उसने निकाला, मुछा मतलब लकड़ी निकाली चूल्हे से, उसको जला दिया, बोला जाम भी दिया, फूक भी दिया, तेरे को डैम फुल, तेरे को जाम भी दिया और फूक भी दिया, जरा ढंग से बोल। तो ये कहने का था, वो तो बोला, लेकिन लिख भी देते हैं लोग ऐसे ही क्लिष्ट शब्दों को, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब वाक्य छोटे व सरल हों, ये भी ध्यान रखने की बात है कि वाक्य छोटे छोटे हों। बड़ा वाक्य होगा तो उसका अर्थ करने में दिक्कत आएगी, छोटा होगा तो उसका अर्थ सरलता पूर्वक हो जाएगा, उसका भाव जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, और सरल होना चाहिए। तो पहले ही बात कर दी हमने। पत्र की लेखनी साफ व पत्र स्वच्छ हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी लेख से, आपकी लिखावट से आपका लेखन शैली, लेखन कौशल का पता चलता है, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो पत्र के द्वारा व्यक्ति के पूरे चरित्र को बता देते हैं, व्यक्ति की उम्र बता देते हैं, व्यक्ति के हाव भाव को बता देते हैं, उसके परिवेश को बता देते हैं, उसके जो व्यवहार है
उसकी व्यवहार को जो है उसका किस प्रकार का एटीट्यूड है उसको सब वो बता देते हैं। ऐसे भी एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे विशेषज्ञ होते हैं। तो पत्र की लेखनी जो है साफ व पत्र भी स्वच्छ होना चाहिए। अब आपने लिखा, पत्र में हल्दी भी लग गई, मिर्च भी लग गई, सब लग गया। पहले से ऐसे पत्र भी आते थे, उस समय तेल भी गिर गया उसमें, थोड़ा लो भैया पढ़ लो, अब क्या पढ़ोगे। तो पत्र जो है साफ और स्पष्ट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, लगना चाहिए कि पत्र बिल्कुल जैसे ही लिया होगा इन्होंने कागज और बिल्कुल पता नहीं कैसे लिख दिया, छप गए अक्षर इसमें और सीधा मेरे पास आ गया। इस प्रकार इतना साफ होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए सफाई का। और प्रस्तुति प्रभावी और स्पष्ट हो। मैं पुनः कह रहा हूँ, स्पष्ट शब्द बार बार कह रहा हूँ, सरल और सहज स्पष्ट, ये ध्यान रखने। और भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इनकी प्रस्तुति जो आप देना चाह रहे, जो आप कहना चाह रहे, वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है गदगद हो जाए, उसको आनंद अभिभूत हो जाए, कि लगे उसको हाँ मुझे ये करना चाहिए। इन्होंने अगर कुछ काम के लिए कह रहे हैं आप या कुछ बात बताना चाह रहे तो ध्यान पूर्वक उसको समझेगा। तो प्रभावशाली शब्दों का या प्रभावशाली पत्र लेखन होना चाहिए। फिर है संबोधन। संबोधन जैसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, संबोधन दो प्रकार के हैं। एक आरंभिक संबोधन, परम पूजनीय माताजी पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम, इस प्रकार का। और एक समापन संबोधन, अर्थात जो आप अंत में लिखते हैं, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय अनुज या आपका अग्रज, तुम्हारा अग्रज, इस प्रकार से। तो एक आरंभिक और समापन। तथा अभिवादन, अभिवादन वही दंडवत प्रणाम नमस्कार, ये जो लिखते हैं हम, इसका ध्यान रखना चाहिए। संबोधन अलग चीज है और अभिवादन में वहां बताऊंगा, सोच रहा था एक बार आपको। संबोधन मतलब जो हम ऊपर से लिखते हैं, परम पूजनीय, प्रिय मित्र, पत्नी को लिख रहे हैं प्रिय प्राण प्यारी, ये जो है ये संबोधन होते हैं। या पुत्र को लिख रहे हैं तो प्रिय पुत्र, ये संबोधन होता है। और अभिवादन जो बीच में आता है, नमस्कार पुरस्कार यथा योग्य, जो हम लिखते हैं वो अभिवादन का है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है एक महत्वपूर्ण जो इसमें है, पत्र पर नाम यानी कि अपना नाम, स्थान और पता साफ स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पता चल जाए पत्र कहाँ से लिखा गया है और कब लिखा गया था, तिथि भी उसमें स्पष्ट हो। पत्र के बाहर पाने वाले का भी, अगर आप पत्र भेज रहे हैं जब, तो उसके बाहर भी जिसको आपने पत्र देना है यानी कि पत्र पाने वाले का भी नाम स्पष्ट हो। नाम का अर्थ यहाँ पर नाम पता साफ स्पष्ट हो। आजकल तो यदि हो तो उसमें उसका चल दूरभाष नंबर था, मोबाइल नंबर भी उसका या फोन नंबर भी लिख देना चाहिए, ताकि पोस्टमैन साहब जो डाकिया है आपके क्षेत्र के, वो आपको फोन कर लेंगे और आपका सामान या आपका फोन, वो आपका पत्र आपके पास सहजता से पहुंच जाएगा। फिर इसमें एक बात बताएंगे, इस सारे जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इन सब का जो निचोड़ निकलेगा, जो इसका प्रभाव पड़ेगा, जो इसका लाभ मिलेगा, वो इस प्रकार है। पत्र द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, भाव व परिवेश का पता चलता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका भाव, उसका कहने और परिवेश, कैसे परिवेश में रहता है वो, ये सब उसका पता चल जाए। दर्पण है जी, पत्र जो है व्यक्ति का दर्पण है, ये आप मान के चलें। पत्र जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शा देता है। तो पत्र इस प्रकार से सरल, सहज और सटीक होना चाहिए। आपने जाना परीक्षा तैयारी में पत्र लेखन, पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फिर औपचारिक पत्र के प्रारूप और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप, प्रथम व अंतिम संबोधन के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर आज हमने आपको पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें जो है इस श्रृंखला के चौथे अंक में बता दिया है। हमने पत्रों की 3 श्रृंखलाओं को मैंने एक साथ आपको दिया है, प्रयास कर रखा है कि आप इसको सीखें, बनाएं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आप अच्छे नंबरों से पास हों। और कृपया मेरा निवेदन है, इसको अभिभावकों के मतलब की भी बातें आती हैं इसमें बहुत सारी, इसलिए मैं अभिभावकों का भी हमेशा अभिवादन करता हूँ, अपने साथी अध्यापकों का भी अभिवादन करता हूँ हमेशा, और प्रिय शिष्यों का भी करता हूँ, छात्र छात्राओं का भी करता हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो बड़ी कक्षाओं में चले गए हैं, स्नातक परास्नातक में, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। उसका कारण यही है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज केवल 6, 7, 8 या प्राथमिक या 9, 10 या 11, 12 के लिए नहीं है, बल्कि मैं बीच बीच में वो चीजें बताते रहता हूँ जो हर व्यक्ति के काम की चीजें होती हैं, हर जगह काम आती हैं। इसलिए इसको हर व्यक्ति को, जो इस चीज का रसिक है, सभी को नहीं, जो इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे YouTube वीडियो जो हैं उनको शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस बीच परीक्षा तैयारी के लिए निबंध लेखन, जिसमें आपको निबंध के प्रारूप, निबंध के बारे में बताया गया है,
अपठित गद्यांश है, जिसमें अपठित गद्यांश को हल करने का तरीका बताया गया है। पत्र लेखन, पत्रों का जो है स्वरूप क्या है, पत्र किससे कहते हैं, पत्र के कितने भाग हैं, पत्र के माध्यम क्या क्या हैं, और पत्रों को और क्या क्या कहा जाता है हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, इस प्रकार आपको बताया गया है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, कुशल रहें। धन्यवाद। परीक्षाओं में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। सर्च और